नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोग का नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न में पार्ट 3 जीव विज्ञान में पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में आज अध्ययन कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव होते कौन हैं। तो जीव जो होते हैं जिसमें जान होती है वही क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो कैसे पता किया जाता है कि किसमें जान है किसमें नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कुत्ता अगर भौंक रहा है, आदमी अगर दौड़ रहा है, या भैंस अगर जो है जुगाली कर रही है जिसको पागुर करना बोलते हैं तो वो कर रही है, तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, जीव है। लेकिन जब मनुष्य जो होता है वो सो जाता है या मनुष्य कुछ दूसरा कार्य करता है, कुत्ता सोया रहता है या और भी कोई कार्य करता है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह जीव है या निर्जीव है। निर्जीव कौन होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है। इसी प्रकार कुत्ता अगर नहीं भौंकेगा, सोएगा, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो यह जानना क्या है, थोड़ा विज्ञान में जो है इसके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन कराया गया है, जो कि जैव प्रक्रम में बताया गया है। इसी प्रकार से मनुष्य जो होता है, मनुष्य अपने क्रिया के कारण, दिनचर्या के कारण जीवों का एक सबसे बड़ा रूप होता है, जिसको सबसे बुद्धिमान जीव के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो है इसको कहेंगे कि चलो ठीक है, जीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, या और सब जीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ये सब क्रिया करते हैं, तो ये जीव होते हैं। लेकिन इसी पर अब बात आती है कि पौधे क्या करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि पौधे हरे होते हैं, और हरे जो होते हैं सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है वो हरे होने का कारण जो होता है उसमें क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश उस क्लोरोफिल से अर्थात क्लोरोप्लास्ट से, हरित लवक से क्रिया करता है, नीचे से जल जाता है और जाने के बाद वह भोजन का निर्माण करता है, अर्थात उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा नहीं होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, संदेह उत्पन्न हो जाएगा। कोई पूछ लेगा कि उनको आप कैसे पहचानेंगे कि जीव हैं या सजीव हैं, तो आप लोग थोड़ा क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विज्ञान में क्या हो गया है, बताया गया है जो जीवों की आणविक गति होती है उन आणविक गतियों के बारे में बताया गया है, जो कि इस चैप्टर में जैव प्रक्रम में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो समस्त जीव होते हैं, जीवों में जो मतलब शरीर, उनका शरीर जानते ही हैं कि कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जो होती है बहुत ही छोटा पार्ट होता है हमारे शरीर का, इसीलिए कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है। अब इन कोशिकाओं में भी कई सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और वे कोशिकांग क्या करते हैं, वे कोशिकांग जीवों की जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। जैसे अगर हम लोगों का जन्म हुआ है, जीवों का जन्म हुआ है, तो जो हमारी आणविक गति होगी, तो आणविक जब गति होगी तो उसमें तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा। तो जीव जो होते हैं, इन जो एनर्जी का लॉस होता है, इस लॉस को पूरा करने के लिए, अर्थात अगर इनके एनर्जी का लॉस को पूरा नहीं होगा तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, तो हमको क्या कर दिया गया, किसी जगह पे भेज दिया गया काम करने के लिए, और हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमको इतना थका लग गया, भोजन हमको नहीं मिल रहा है। तो भोजन ना मिलने के कारण क्या होगा, हमारा जो शरीर होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में निष्क्रिय होकर के हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो यही जो क्रिया होती है, ये प्रकृति ने दे दिया है ऐसा कि जब हम लोग हमारे शरीर में, हमारी शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं आणविक गति करती हैं, और गति करने के बाद जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन्हीं क्रियाओं को ही क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। जैसे क्या, श्वसन हो गया, पोषण हो गया, और गमन हो गया, परिसंचरण हो गया, इत्यादि कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे ऐसा कार्य होता है। तो चलते हैं देखते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम में बताया गया है
कि जीवों के शरीर की देखभाल, जीवों के शरीर की देखभाल मतलब उसके शरीर की जो देखभाल की जाती है, ठीक दशा काम के योग्य, हमारे शरीर अगर ठीक दशा से काम करे, शरीर का विकास, जो शरीर की वृद्धि होती है, आप लोग जानते ही हैं कि जब हम लोगों का विकास होता है पहले, तो हम लोग दो कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, एक मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक होता है। तो उस नर युग्मक मिलने से क्या होता है, धीरे धीरे जा करके उसका विभाजन होता है उस कोशिका का, और विभाजन हो करके जा करके भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण का निर्माण होने के बाद एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से शरीर का क्या होता है, विकास होता है। तो विकास, शरीर का विकास बनाए रखने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, जैव प्रक्रम बोला जाता है। मतलब जो हम लोगों का शरीर होता है, शरीर में पूरी तरीके से देखभाल हो जाए और उसका सही तरीके से विकास हो जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उन सब क्रियाओं की देखभाल की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग श्वसन नहीं करेंगे, तो श्वसन ना करने के कारण हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हम लोगों के शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपघटन कैसे होगा, और जब अपघटन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो इस तरीके से समस्त जीव होते हैं। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो सब क्रियाएं हो रही, जैव प्रक्रम हो रहा है, इस जैव प्रक्रम किस तरीके से होगा, उसके लिए जरूरी है शरीर का पोषण होना। क्या होना जरूरी है, शरीर का पोषण होना। तो शरीर का पोषण क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत को अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को ही क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, उसी भोजन का क्या होता है, अपघटन होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर की जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसके बाद क्या करती हैं, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ती हैं, और ग्लूकोज में अंत में जा करके जो एक मेन पदार्थ बनता है वो होता है ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज को शरीर में बना लिया जाता है, और बनाने के बाद उसको सभी कोशिकाओं में भेजा जाता है। तो क्या कह रहा है, पोषण, ऊर्जा के स्रोत को अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को ही क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो, अच्छी अच्छी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों के लिए एक शानदार पढ़ाने का प्रोग्राम। तो आप लोग पढ़िए भी और इन्जॉय कीजिए। तो इस तरीके से जा करके पोषण क्या होता है, पूरा होता है। अब भैया पोषण हो गया, पोषण होने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, पाचन होती है। अब ये जो पाचन होता है, इस पाचन में कैसे हमारा शरीर क्रिया करता है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जो होता है, हमारा मुख पाचन क्रिया को प्रारंभ कर देता है। ये जो लार होती है, लार में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसको टाइलिन नामक एंजाइम बोला जाता है। वह एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है, मंड होता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। इसीलिए हमारा जो भोजन होता है वो कैसा लगने लगता है, जब कुछ देर हम लोग चबाते हैं, कूचते हैं, मीठा लगने लगता है। और गांव में कुछ जन बाटे, और गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, लेने के बाद लीलते चले जाते हैं, वो चबाते नहीं हैं। और जब लीलेंगे तो लीलने के बाद शरीर का सही तरीके से विकास नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से जब यह प्रक्रिया हो गई, ग्लूकोज हमारे शरीर में बन जाएगा, तो बनने के बाद क्या होगा, फिर श्वसन की प्रक्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी, श्वसन की। अब श्वसन में क्या होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अर्थात नाक से, जो नकिया से तुम लोग क्या लेते हो, गैसवा लेते हो, उसको क्या करना, मतलब जब हम लोग नाक से गैस लेते हैं
तो गैस लेने पर क्या होता है, क्या ऑक्सीजन ही जाता हमारे शरीर में? ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं अच्छे से जा करके, क्योंकि यह चैप्टर जो है आगे चल करके एक एक रूप में बंट गया है, जो कि जैव प्रक्रम जो है हमारा, जैसे हो गया पाचन, श्वसन, परिसंचरण, ये सब आगे जा करके इसी में जा करके आगे एक एक टॉपिक बन जाता है। तो उसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो श्वसन क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता होगी उसी के अनुसार, कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, मतलब जो खाद्य स्रोत होता है अर्थात ग्लूकोज होता है, उसके विघटन में इसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अर्थात जब तक ग्लूकोज का विघटन नहीं होगा तब तक उसे श्वसन नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं पोषण के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं कि पोषण होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं या दौड़ते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो श्वास दर होता है वो क्या होने लगता है? तेज से चलने लगता है। और यह सब प्रक्रिया होगी तो होने के बाद हमको क्या लगेगा? भूख लगी। और भूख जब लगेगी तो हमें पोषण की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो पोषण कैसे होता है जीवों में? ये जीवों के संरचना, आकार तथा उनकी आकारकी पे निर्भर करता है। अब जो पोषण होता है वो होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, दूसरे को बोलते हैं परपोषी पोषण। अब चलते हैं इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? अकार्बनिक खाद्य पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की कुछ भी मात्रा मौजूद नहीं होती है, उनसे अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो कैसे प्रक्रिया होती है वो आगे चल करके जानेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे कि जो पौधे होते हैं और कुछ प्रकार के जीवाणु होते हैं वे क्या करते हैं? वे सीधे तौर पर सूर्य के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य के द्वारा क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपने शरीर का पोषण प्रारंभ कर देते हैं उसी से। तो उसी प्रकार को क्या बोला जाता है? स्वपोषी पोषण। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? स्वपोषी पोषण बोला जाएगा। फिर से एक बार बताते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं तथा इनमें होने वाले पोषण को ही क्या बोला जाता है? स्वपोषी पोषण। जैसे पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं? सूर्य के द्वारा ऊर्जा लेंगे और नीचे से जड़ों के द्वारा जल लेंगे और पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे। और गैस लेने के बाद ये जो सूर्य की रोशनी आती है, आप लोगों को तो पता ही है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाया जाता है। उसी के कारण सूर्य का प्रकाश वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। तो ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, अर्थात नीचे से जल जाता है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के द्वारा किरणें आती हैं। यही प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होने के बाद किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। परपोषी पोषण किसे कहते हैं? परपोषी पोषण को विषम पोषी पोषण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे या किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त करते हैं,
उन्हें क्या बोला जाता है? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। इसमें कौन कौन आ जाएगा कि जो जंतु होते हैं जंतु उसमें आ जाएंगे और कुछ कवक आ जाएंगे, जीवाणु भी कुछ आते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। स्वपोषी पोषण में मैंने बताया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपना भोजन तो बनाते हैं स्वयं, हमारी मम्मी बनाते हैं, हमारे पापा बनाते हैं। लेकिन ये जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, हमारी मम्मी बनाती है, हमारे पापा बनाते हैं, हमारी दीदी बनाती हैं, ये सब बनाते हैं लोग, हमारी नानी बनाती हैं, ये सब क्या करते हैं? भोजन को नया रूप देते हैं। वो जो भोजन बनाने वाला होता है वो कौन होता है? पेड़ पौधे होते हैं। क्या हम लोग चावल, गेहूँ, बाजरा, आलू इत्यादि का उत्पादन इत्यादि को बना सकते हैं? तो हम लोगों का जवाब आएगा कि हम लोग इस चीज़ को नहीं बना सकते हैं, ये पौधे बनाते हैं इस चीज़ को। तो जो पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं वो स्वपोषी पोषण द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी जीव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक जो होता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। तो कैसे प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की? थोड़ा रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? 6CO2 प्लस 12H2O। ये 6CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? जल है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है ये अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 अणु किसके? जल के। इन दोनों के साथ अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक की उपस्थिति में। जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के पश्चात होता क्या है? क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O क्रिया हो रही। क्रिया होने के पश्चात यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ये जो सूत्र है C6H12O6 इसी को ही क्या बोला जाता है? ग्लूकोज बोला जाता है। अब यहां पे क्या हो गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया और क्या बना? 6 ऑक्सीजन के अणु बने और 6 जल के अणु बने। इस तरीके से पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सब चीज़ें जो है इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला समीकरण है। तो जब ऐसी क्रियाएं होती हैं तो क्रियाएं होने के बाद पौधे जो होते हैं उनके शरीर में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के बाद उसका वे लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो जिस तरीके से
जीव जो होते मतलब जंतु जो होते हैं, जंतु ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेने के बाद उनका शरीर क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। इसी तरीके से पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब उनमें ग्लूकोज ज़्यादा बनने लगता है तो बनने के बाद वे लोग क्या करने लगते हैं, उसको भोज्य पदार्थों के रूप में क्या करने लगते हैं, संग्रहित करने लगते हैं और अपने शरीर की वृद्धि में और मोटाई में क्या करते हैं, प्रयोग करने लगते हैं। फलों का निर्माण करते हैं। फलों का निर्माण इसलिए करते हैं, हम लोगों को खाने के लिए नहीं करते हैं। वो लोग अपने संख्या को, अपने पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, फलों का निर्माण करते रहते हैं। अब जब यह ग्लूकोज उनके शरीर में वो लोग संचित करने लगेंगे तो संचित करने के बाद कौन कौन से रूप में परिवर्तित करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देंगे और वसा में परिवर्तित कर देंगे, प्रोटीन में परिवर्तित कर देंगे। ये सब इतनी चीज़ें जो होती हैं क्या कर लेते हैं, वो लोग बनाते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं और परिवर्तित करने के बाद एक जगह पे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कभी समय आने पर हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मनुष्य होने के नाते ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो होते हैं वो किसी का भी भला नहीं सोचते हैं। वे लोग अपने लिए क्या करते हैं, समस्त जीवों को वो सोचते हैं कि हमारे लिए ही बना हुआ है। इतने स्वार्थी होते हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं, खाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं या और अन्य किसी के प्रयोग के लिए कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्या होती हैं, चलती रहती। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद चलते हैं, पढ़ते हैं रंध्र अथवा स्टोमेटा क्या होता है। तो कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पत्तियों के किनारे किनारे कई प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुबह सुबह पत्तियों में देखा होगा कि ओस की कुछ बूंदें जो है किनारे किनारे ऐसे लटकी हुई होती हैं। तो वो एक प्रकार का छिद्र होता है, उसी छिद्र के द्वारा वो निकलते हैं। उस छिद्र को ही क्या बोला जाता है, रंध्र अथवा स्टोमेटा। अब इसमें कैसा मतलब प्रक्रिया कैसी होती है उसको जानेंगे। अधिकांश जो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है, इसी रंध्र के द्वारा ही अधिकतम होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर क्या पौधे की पत्तियों के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन और सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है? तो भैया पौधे की पत्तियों से ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जड़, तना तथा और भी जो उसके भाग होते हैं उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अवशोषित होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में उसके पत्तियों में स्थित रंध्र अथवा स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। तो इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में यह बार बार पूछा जाता है कि रंध्र अथवा स्टोमेटा की क्रिया विधि का क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलते हैं इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या होता है। जो पौधे होते हैं वे पौधे क्या करते हैं, सुबह धूप निकला ही होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं छिद्र के द्वारा। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी पाते हैं और सूर्य का प्रकाश पा करके एकदम पेट भर करके क्या करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करते जाएंगे। एकदम पेट वो लोग क्या कर लेंगे, भर लेंगे। मतलब ऐसा होता है कि लोगों का पेट क्या हो जाएगा, फटेगा नहीं। हम लोग अगर खा लेंगे ज़्यादा तो फट जाएगा, लेकिन उन लोगों को क्या होता है, प्रकृति का देन होता है। सूर्य के द्वारा वो लोग भोजन बनाते रहते हैं डेयरी की तरह मोटे नहीं होते हैं, उसी तरीके से बनाते रहते हैं। बनाने के बाद क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। उसको शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे आप लोग मुनक्का देखे हैं कि नहीं देखे हैं, या छुहाड़ा देखे हैं। तो जो मुनक्का होता है या छुहाड़ा होता है, वो जब मतलब वो खुकसा हुआ होता है
तब ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि फूला हुआ होता है पानी में डालने के बाद तब ज़्यादा मीठा होता है। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि जो मतलब खुक्सा हुआ होता है, ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? क्योंकि उसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और जो मीठा होता है, शर्करा होता है, शर्करा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अर्थात विलायक की मात्रा कम, विलेय की मात्रा ज़्यादा, जिसके कारण सिकुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ऐसी प्रक्रिया उसमें होती है। तो इसी तरीके से स्टोमेटा क्या होता है, ये जो प्रक्रिया देखो चित्र बनाया गया है, इस चित्र में क्या होता है कि जब वह ग्लूकोज ज़्यादा बना लेगा तो बनाने के बाद क्या होगा कि उसकी जो द्वार होंगे वे द्वार क्या होंगे। अब जैसे क्या है, इस मुट्ठी में क्या कर दो, कोई चीज़ भर दो, तो भरने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा ना, छिद्र हो जाएगा बीच में से कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ ना रखा जाए तो ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा बन जाएगा तो ग्लूकोज के ज़्यादा बनने पर इसकी जो दोनों फलके हैं, फलके क्या हो जाएंगी, ये देखिए बीच बीच में हरित लवक के कुछ पार्ट हैं और बीच में क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। तो जब ऐसी प्रक्रिया होगी तो ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और सिकुड़ने के बाद क्या होगा, खींच के पानी पीने का क्या करेगा, इनका मन करेगा। जैसे आप लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप लोगों को खाने में बाई चांस कभी क्या होता है, नमक की या किसी और चीनी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो ज़्यादा मात्रा होने पे क्या होता है, आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगने लगती है। अर्थात दबा के आप लोग क्या करते हो, पानी पीते हो। आपका शरीर जो होता है, आपका दिमाग जो होता है, दिमाग क्या कहता है कि दबा के पानी पियो, दबा के पानी पियो। और वह जो पानी जब पीते हैं आप, तो पीने के बाद उसी पानी में वह जो चीनी होता है उसकी सक्रियता और जो नमक होता है या तो उसकी विलेयता, ये दोनों विलेयता क्या होंगी, उसी पानी में घुल जाएंगी। और घुलने के बाद वह पेशाब के द्वारा क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर हो जाएगा। अर्थात जो हमारी कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं में जो हमारे शरीर से ज़्यादा मात्रा में नमक या चीनी है, शर्करा है, उसको बाहर निकाल देती है। तो यही प्रक्रिया किस में होती है, पौधे में होती है। अब दिन में हैंच के क्या कर लेंगे, ग्लूकोज को बना लेंगे और बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, रात में क्या करना शुरू करेंगे, रात में खूब पानी खींचना शुरू करेंगे, जड़ों में से खूब पानी खींचेंगे। और खींचने के बाद क्योंकि उनका शरीर जो है इसी प्रकार से करेगा ना बिहेव, कि जब पानी ज़्यादा शर्करा का सेवन कर लियो तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के लिए तुम्हारे क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, वो लोग ज़्यादा पानी पी लेने लगते हैं। और जब ज़्यादा पानी पीने लगते हैं तो पानी पीने के बाद क्या होता है, वो ऐसे मोटा हो जाता है, उसकी दोनों फलकें होती हैं। पानी पी लिया, ज़्यादा हो गया, मोटा हो गया। अब जब मोटा होगा तो क्या होगा, जो इसका द्वार है वो द्वार क्या हो जाएगा, रंध्र छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इस सुबह में से तो क्या करेंगे, उसके बाद जब ऐसा जब प्रक्रिया होगा तब प्रक्रिया होने के बाद फिर क्या करेंगे कि इसी छिद्रों के द्वारा क्या करेंगे, जो जल होता है वो जल धीरे धीरे बाहर निकालने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं, बाहर निकालने लगते हैं। और जब जल बाहर निकालने लगते हैं तो फिर क्या होता है, उनके पेट का जो वजन होता है वो थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। हल्का होने के बाद वही प्रक्रिया फिर होती है। इसीलिए सुबह के टाइम क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। और वही उसी समय क्या होता है कि जो पौधे के किनारे किनारे वाले भाग होते हैं, पौधे की पत्तियों के, उन किनारे किनारे भागों से जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये होता है रंध्र अथवा स्टोमेटा का। तो दोस्तों अब चलते हैं विषम पोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। अब आप लोगों ने अभी तक स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा। अब पढ़ने के बाद इसके बारे में जानेंगे कि जो जीव होते हैं, जो इस तरीके के मतलब कार्य करते हैं, विषम पोषी पोषण करते हैं, वे क्या करते हैं, वे भी अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं अपने पोषण करने का।
कुछ जीव क्या करते हैं, जो अपना भोजन होता है उस भोजन को क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर जाने से पहले ही क्या कर देंगे, उसको अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको अपघटित करते हैं। अपघटित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है तब अपने शरीर में क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। भैया मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दिया था कि परपोषी पोषण अथवा विषम पोषी पोषण होता क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी जीव अथवा परपोषी जीव कहते, तथा उनमें होने वाले पोषण को क्या बोलेंगे, विषम पोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण बोलेंगे। तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन जो होता है वो अलग तरीके से, अपना पोषण जो होता है वो अलग तरीके से लेते हैं। समस्त जीव एक ही प्रकार से थोड़ी ना भोजन लेंगे। वे क्या करते हैं, खाना जो होता है, भोजन जो होता है, उस भोजन को अपने शरीर में लेने से पहले ही क्या कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, अपघटित कर देंगे। अपघटित करने के बाद जो सरल खाद्य पदार्थ होगा उनके लिए वह क्या कर लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे, और ग्रहण कर लेंगे तो उनका पोषण जो है आसानी से हो जाता है। जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये जो बेकरी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। और मशरूम जो होता है, कवक, यह भी इसी तरीके से कार्य करता है। मशरूम होता है और भी कई प्रकार के आते हैं। आप लोगों ने कई प्रकार के नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि ज़मीन से निकलता है, जो पुआल से निकलता है, जिसको पैरा से निकलता बोला जाता है, उन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। वे सब क्या हैं, कामक हैं। तो वे सब क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको भोज्य पदार्थ होता है उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद तब शरीर के अंदर उसको ग्रहण करते हैं। कुछ जीव होते हैं वे क्या करते हैं कि उनके शरीर की बनावट ही अलग होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, जंतु होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये एक कोशिकीय होने के कारण आप समझ लीजिए कि हम लोगों का शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये क्या हैं, एक एक कोशिकीय के जीव हैं। अब बताइए इनमें मुंह कहाँ होगा, पेट कहाँ होगा, पैर कहाँ होगा, ये सब कहाँ होगा। लेकिन प्रकृति जो होता है, बनाने वाला होता है, वो सबको बनाता है और सबको बिगाड़ता है। तो इन लोगों को भी प्रकृति ने क्या किया है, बनाया है। इसमें अमीबा जो होता है, पैरामीशियम जो होता है और यूग्लिना जो होता है, ये अपने शरीर के, जैसे अमीबा का सपोज दैट उदाहरण लेते हैं, इस तरीके से अमीबा होता है, एक केंद्रक होता है उसका। अमीबा किसी भी आकार का होता है, मतलब कोई भी रचना आप बना देंगे तो अमीबा ही बन जाएगा। तो ये अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है तो यह कैसे भोजन ग्रहण करता है, इस तरीके से ये वाली जो इसकी बाहरी वाली त्वचा है, इस त्वचा से क्या कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है। जैसे भोजन मान लो इसको ग्रहण करना होगा तो ग्रहण करने के बाद ये वाला जो स्थान होगा इसको कैसे कर लेगा, ऐसे कर लेगा, और भोजन को यहाँ पे चिपका करके आगे वाले पार्ट को क्या कर देगा, दबा देगा। ऐसे मतलब है ना, तो ऐसे दबा देगा। दबाने के बाद यह उसके कोशिका के अंदर विसरित हो जाएगा, पहुँच जाएगा, और पहुँचने के बाद उसका भोजन अंदर पहुँच गया, पोषण पहुँच गया अंदर उसके। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और जो इनको चलना होता है तो इसी से क्या करते हैं, एक आकार बना लेते हैं, उनका पैर बन जाता है। पैरामीशियम जो होता है चप्पल के आकृति का होता है, वह भी इसी तरीके का ही पोषण ग्रहण करता है, लेकिन उसके शरीर के किनारे किनारे कांटे की तरह, पतली पतली बाल की तरह संरचनाएं होती हैं, उसी के द्वारा वह भोजन को खींच के लेता है। यूग्लिना जो होता है, सबसे मस्ट चीज़ जो है उसको बता रहा है। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसी ऐसे जंतु का नाम बताओ जिसमें
क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक पाया जाता है? तो आप लोग उसका उत्तर देंगे क्या? यूग्लिना। यूग्लिना यही जो होता है जीव जंतु होता है, वह जंतु, इस जंतु में क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और क्या करता है? यह हम लोगों की तरह पोषण भी करता है, ग्लूकोज भी बनाता है सूर्य के द्वारा। और क्या करता है? अगर इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है या उसको सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोगों की तरह क्या कर लेगा? शिकार करके और अपने जो मतलब शिकार पदार्थ होगा उसको क्या कर लेगा? वह ग्रहण करेगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? एक प्रकार की संरचना होती है। उस संरचना से उसको क्या कर लेगा? मार करके, और मारने के बाद शिकार कर लेगा, अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका पोषण तैयार हो गया। अर्थात इसमें क्या होता है यूग्लिना में कि जंतु के भी गुण पाए जाते हैं और वनस्पति के गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद अगली वीडियो आएगी, आप लोग उसका इंतज़ार कीजिएगा, कल आएगी। और मैं थोड़ा आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नवरात्र पूजा चल रहा था, जो कई प्रकार के साउंड चला रहे थे, और साउंड चलाने के नाते वीडियो बना नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे आप लोगों को अब कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।